आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार अभी तक हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला चीज़ तो क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में मेंशन है। तो अगर पूछा जाएगा किस पार्ट में है, तो पार्ट की बात करेंगे तो 20 पार्ट में है कि नहीं। 20th पार्ट में हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। आर्टिकल अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में जो है हमारा अमेंडमेंट के बारे में बोला गया है, तो आर्टिकल 361। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 सॉरी 1 बोल दिया 368 के जो है अंडर में ही होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20 में आता है और आर्टिकल 368 में आता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें से जो कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है कि नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट है तो ये है पहला, है कि नहीं। कैमा अमेंडमेंट है, कब आया है, तो 1951 में आया है, बहुत ज़रूरी है। पूछता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या लाया गया था, तो 9th शेड्यूल्ड को जोड़ा गया है। अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, तो 9वां शेड्यूल को कब जोड़ा गया था 1951 में। इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो लैंड रिफॉर्म के बारे में, है कि नहीं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, लैंड रिफॉर्म, है कि नहीं। ज़मीन से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए गए थे, ज़मींदारी सिस्टम ये सबको क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था, 9th शेड्यूल में मेंशन है। फिर ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 1957 में। इसी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, जिसमें स्टेट को किस बेसिस पर फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, है कि नहीं। पहले जो अलग अलग तरीके के 4 तरीके के स्टेट हुआ करते थे, क्या ABCD वाला जो सिस्टम था प्रिंसिपल स्टेट, और वो जो सिस्टम था उसको ख़त्म करके इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बनाए गए। तो ये ध्यान रखना है। और क्या इसी में ये बोला गया कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हमारा क्या है, तो दमन और दीव का हमारा हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई में ही है। जैसे अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट क्या है, कलकत्ता में है, और वेस्ट बंगाल का भी क्या है, कलकत्ता में है। तो 2 जगहों या दो या 2 से ज़्यादा जगहों का हाई कोर्ट क्या है, सेम जगह हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों का ही क्या है, चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से क्या है इसमें बातें बोली गई। 10th शेड्यूल 1961 में आया था, तो ध्यान रखना है, ऐसे याद करना है आपको। 10th 1961 में आया था। इसमें क्या बोला गया था, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दादर और नगर हवेली को ये एक यूटी यूनियन टेरिटरी के रूप में क्या है भारत में जोड़ा गया था। फिर है 12th 1962 में आया है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। फर्स्ट 1951 में आया, लैंड रिफॉर्म है, 9th शेड्यूल में जोड़ा गया। 7 1956 में आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था। इसमें एबॉलिश कर दिया गया ABCD के सिस्टम को, 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बनाए गए। 1961 में 10th आया, इसमें दादरा और नगर हवेली को जोड़ा गया। 12th जो है 1962 में आया, इसमें आपका क्या है, ये गोवा और दमन दीव को जोड़ा गया। 14th में क्या है, पुडुचेरी जो कि 4 भागों में बटा हुआ था, एक पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये चारों को इकट्ठा जो है पुडुचेरी बोला गया और एक यूटी बना दिया गया। तो ये 14th में हुआ था। फिर अगर बात करते हैं हम, फिर है हमारा क्या, फिर है 15th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में आया था। इसमें यह बोला गया कि जो रिटायरमेंट है वो हाई कोर्ट के जजों का, वो 60 साल से बढ़ा करके 62 ईयर्स कर दिया गया। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। 21st है कि नहीं, ये ज़रूरी है। तो हम ज़रूरी वाले को, एकदम ज़रूरी वाले को क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। पहला बहुत ज़रूरी है, 7वां बहुत ज़रूरी है। फिर इधर क्या है, 10th 12th उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब फिर भी देख लेना है एक बार आपको, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, याद आपको सभी करना है, लेकिन एकदम VVI जो VVVI है ना, वो उसको हम मार्क कर रहे हैं। 21st सिंधी लैंग्वेज को 15th लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया, किसमें, 8th शेड्यूल में। अब शेड्यूल आप पढ़े होंगे तो 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेज के बारे में बताया गया। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज के बारे में बताया गया। तो फिलहाल में 22 हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 नहीं थे, उस टाइम 14 थे। तो उसमें 15th लैंग्वेज के रूप में किसको जोड़ा गया था, सिंधी को। तो पूछ देता है सिंधी को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो 21st। 24 जरूरी नहीं है। 31 में क्या है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
31 कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इसमें लोकसभा का जो सीट है उसको इंक्रीज कर दिया गया, 525 से 545 तक बढ़ा दिया गया कि लोकसभा में कितने जो है मेंबर्स रहेंगे, तो 545 रहेंगे। फिर क्या है 35 में क्या है, सिक्किम को एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया। एसोसिएटेड स्टेट मतलब उसको स्टेट का ही दर्जा दिया जाता है, स्टेट जैसा ही शहर राज्य उसको बोलते हैं। उसमें क्या है, कुछ कुछ जो उसको राइट्स है वो नहीं दिए जाते हैं। फिर 36 में क्या है, सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया जाता है। एक स्टेट का जितना पावर होता है सबका सब उसको दे दिया जाता है, यानी फुल स्टेट बन जाता है। कौन? सिक्किम। तो सिक्किम किससे एसोसिएटेड स्टेट बना था, तो 35 से एसोसिएटेड स्टेट और 36 से फुल स्टेट। एक 74 में, एक 75 में, ध्यान रखना। फिर 42 बहुत ज़रूरी है, किसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो यही यही तीनों चारों से आएगा, इधर से ही। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे, इतने सारे चेंजेस किए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी टाइम पर ये हुआ था 1976 में। तो डेट भी याद रखना है कब हुआ था, तो 1976 में ईयर, है कि नहीं। अब इसमें सबसे पहला चीज़ जो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, है कि नहीं। तो SSI या SIS किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। पहला चीज़। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है आपका आर्टिकल 51 के ए में और पार्ट 4 के ए में जोड़ा गया था। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी को भी कब जोड़ा गया, 47 अमेंडमेंट एक्ट से। लोकसभा का जो टाइम था, टेन्योर था, उसको 5 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था। तो ये सब इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर है 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है कब आया था, तो 1978 में आया है। ये क्या है, तो इसमें सबसे पहला सबसे ज़रूरी जो है क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। जो ज़मीन का जो पैतृक अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से ख़त्म कर दिया गया। बोला गया क्या, अब ये फंडामेंटल राइट क्या है, नहीं है। इसको क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। तो ध्यान रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट ख़त्म करके लीगल राइट बनाया गया। कब, 44th अमेंडमेंट एक्ट में। इसको जो है लीगल राइट कितने आर्टिकल में बनाया गया, तो आर्टिकल 300 का ए में बताया गया है कि जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वो कैसा राइट है, तो एक लीगल राइट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर इसी में बोला गया क्या, अब ये जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, ये 42 आया था, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। हमारा प्रेसिडेंट सभी का सभी पावर छीन लिया गया, सब प्राइम मिनिस्टर के पास आ गया। फंडामेंटल राइट्स जो है छीने जा रहे थे। तो अगले में ये सब चीज़ों को चेंज किया गया। इसमें टाइम पीरियड 5 से 6 कर दिया गया था, इसमें वापस 6 से क्या कर दिया जाएगा, 5 कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया कि अगर इमरजेंसी लगाई जाती है किसी कंट्री में, यानी इंडिया की बात किया जा रहा है, इंडिया में इमरजेंसी लग भी जाएगा तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी से छीना नहीं जा सकता है। एक राइट टू क्या बोलते हैं, फ्रीडम का, और एक राइट टू लिबर्टी और पर्सनल लाइफ का, ये दोनों आपसे कोई छीन नहीं सकता है। फिर इसी में बोला गया क्या कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है उस टाइम पर जो आर्मी रिविलियन होगा, उस आर्म्ड रिविलियन के जगह पर जो है ये सॉरी आर्म्ड रिविलियन जो टर्म है उसको यूज़ किया जाएगा। किसके जगह पर, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पर। अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, देश के अंदर कोई भी इलाका है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस केस में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ के लोग में आपसी जो है डिस्टर्बेंस होता है, तो उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस ना मान करके क्या माना जाएगा, आर्मी रिविलियन, सेना का विद्रोह माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर क्या वर्ड की यूज़ किया गया, तो आर्म्ड रिविलियन यूज़ किया गया। फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, इसको 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। देखो 9th शेड्यूल कब आया था, तो 9th शेड्यूल हमारा आया पहला में, 1951 में जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, जिसमें हमने क्या है, लैंड रिफॉर्म किया था, उसमें हमको उसमें 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 10 जोड़ा गया है 1985 में। इसमें राजीव गांधी की सरकार थी, इस टाइम एंटी डिफेक्शन लाया। अब होता क्या था कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो पार्टी बदल लिया करते थे, कभी इस पार्टी से इस पार्टी में, इस पार्टी से इस पार्टी में। तो इस सिस्टम को बंद करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदल कानून। यानी आप जो है दल को बदल नहीं सकते हैं, जो भी दल बदलना, यानी जो भी पार्टी बदलनी है, इलेक्शन से पहले बदलिए, इलेक्शन के बाद आप पार्टी बदल नहीं सकते हैं। तो राजीव गांधी के टाइम पर ये आया था, तो ध्यान रखना है इसको भी। चलते हैं आगे। आगे क्या है, तो 56 गोवा को एक स्टेट बनाया गया, देख लेना है एक बार। 61 जरूरी है,
जो वोटिंग का जो एज है वो 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल। 65 नेशनल कमीशन फॉर SC ST, थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 69 दिल्ली को NCR बनाया गया है कि नहीं, दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के इलाकों को मिला करके। 71 में ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। उधर हमने क्या देखा था पहले कि सिंधी को जोड़ा गया था, है कि नहीं, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को 15वां लैंग्वेज जोड़ा गया था। फिर क्या है, 3 और जोड़े गए, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, तो 15 3 क्या हो गए, 18 हो गए। 73 बहुत ज़रूरी है, भी आई है, 73 और 74। 73 1992 में हुआ, ये भी 1992 में हुआ। इसमें पंचायती राज को 11 शेड्यूल, 10 में क्या आया देखो, हमारा पहले आया क्या कहते हैं, 8 पहले से था, 9 में आया लैंड रिफॉर्म, पहला अमेंडमेंट एक्ट। 57 अमेंडमेंट एक्ट। 1985 में आया हमारा क्या, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको जोड़ा गया था किसमें, 10 शेड्यूल में। 11 में आया हमारा क्या, पंचायती राज, इसको 11 शेड्यूल में जोड़ा गया, पार्ट 9 में है, शेड्यूल 11 में है, आर्टिकल 243 में है, तो सब चीज़ याद रखनी है। तो पंचायती राज 73 अमेंडमेंट एक्ट। म्यूनसिपलिटी 74, बस जस्ट इसके बाद ये याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। 73 74, 73 में पंचायती राज, 74 में म्यूनसिपलिटी। ये है 11 में, तो ये है 12 में, ये है 9 पार्ट में, तो ये है 9 का A पार्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ज़रूरी है। इसमें क्या बोला गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी जो शुरुआती, जिसको आप बोलते हैं ना प्राथमिक शिक्षा, शुरुआत का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सभी का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कंपलसरी कर दिया गया। तो आर्टिकल 21 के A में बोला गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको प्राइमरी जो एजुकेशन है कि नहीं, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और कंपलसरी है कि उसको पढ़ाया जाना चाहिए, सभी स्टेट का ये काम है। हमने देखा था पीछे क्या कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। 11 फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये क्वेश्चन आता है। फिर 91 में लिमिट कर दिया गया हमारा क्या, सेंटर के मिनिस्टर के साइज को, कितना मिनिस्टर होने चाहिए उसको लिमिट कर दिया गया, तो उतना ज़रूरी नहीं है। 19(2) जरूरी है। हमने देखा पहले जोड़ा गया सिंधी को, फिर हमारा देखा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, यहाँ तक हो गया था 18। 18 के बाद 4 और जोड़े गए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 18 उधर और 4 इधर, टोटल हमारे के पास कितने हो गए, 22 लैंग्वेज। तो ये 22 लैंग्वेज अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 93 में क्या है, उतना ज़रूरी नहीं है, काम लायक नहीं है, हम नहीं देखेंगे। फिर ये आगे 99 में क्या है, तो 99 में है क्या, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। फिर 100 में क्या, लैंड बॉडी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड का एग्रीमेंट हुआ था, मतलब कुछ आइसलैंड इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने कुछ आइसलैंड इंडिया को दे दिए, जो दोनों के बीच में लड़ाई था वो आपस में क्या कर लिया गया, सुलझा लिया गया कि आप ये इलाका आप रख लीजिए और ये इलाका हमको दे दीजिए। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। 101 में GST कब आया है, पूरा डेट याद रखना है, 1 जुलाई 2017। 102 2018 में है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो ये ध्यान रखना, जो बैकवर्ड क्लास हैं OBC हैं उनके लिए क्या लाया गया था, नेशनल कमीशन बनाए गए। 103 में क्या, 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए। EWS का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लोगों के लिए क्या दिया गया, 10% का रिजर्वेशन। 104 बहुत ज़रूरी है, इधर वाला सब ज़रूरी है, लास्ट का 4 और 5 ज़रूरी है। इसमें एंग्लो इंडियन को पहले क्या था कि हमारे 545 मेंबर में जो है 12 मेंबर को क्या किया जाता था, 2 मेंबर को उधर जो नॉमिनेट किया जाता था, राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। ये नॉमिनेशन वाला सिस्टम को बोला गया ख़त्म कर देंगे। एंग्लो इंडियन जो है, यानी जिनके माँ बाप दोनों में से कोई अंग्रेज है, उन लोगों को जो नॉमिनेशन किया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। बोला गया क्या कि जो SC और ST का रिजर्वेशन है उसको 2030 तक बढ़ा दिया जाए, तो ये कर दिया गया है कि नहीं, रिजर्वेशन SC ST का रिजर्वेशन 2030 तक बढ़ा दिया गया। 105 में क्या है, SEBC, सोशियली एंड एजुकेशनली
बैकवर्ड क्लास, तो ये ध्यान रखना है, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को इसमें रिजर्वेशन दिया गया था। 106 में क्या है, तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट भी इसको बोलते हैं, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं, है कि नहीं। इसमें जो है क्या बोला गया कि जितने भी इलेक्शन है, लोकसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव का हो, उसमें 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, उस पर इलेक्शन सिर्फ वुमेन ही लड़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। तो इसने इतने सारे हमारे लिए क्या है, जरूरी क्या था, अमेंडमेंट है, जो कि आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है।